भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी और इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन को एक नया स्ट्रक्चर दिया गया 10+2। और उसके बाद जब हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, जिसको एनईपी 1986 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहा जाता है, तो 1986 की जो पॉलिसी थी इसको इंडियन एजुकेशन में एक माइलस्टोन कहा जाता है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन में 1986 के बाद ही हमें एक व्यापक स्तर पर एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। चाहे कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें, चाहे हम डाइट्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम आरसीआई की बात करें, चाहे हम नैक की बात करें, चाहे हम एनसीटी की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो बदलाव है 1986 के बाद हमें देखने को मिलते हैं। और 1986 की पॉलिसी के बाद जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, पूरे देश में व्यापक स्तर पर अलग अलग राज्यों में इसको अपनाया जाने लगा। ठीक है, और अगर हम 2020 की बात करें तो 1986 और 2020 34 ईयर्स का गैप आ जाता है। टेक्नोलॉजी में काफी चेंज आया, टीचिंग लर्निंग के स्टाइल में काफी चेंज आया, सोसाइटी में काफी चेंज आया, एजुकेशन में काफी चेंज आया, सोसाइटी की नीड में काफी चेंज आया। तो इसलिए एक नए एजुकेशन की जरूरत थी, एक नए एजुकेशन स्ट्रक्चर की जरूरत थी। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ल्ड की नीड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको एनईपी 2020 कहते हैं, बनाई गई। 2020 में ये पॉलिसी आई, ठीक है, ताकि सोसाइटी में एक नया चेंज लाया जा सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, हम समझेंगे कि 2020 की एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसमें जो एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4 का, ये क्या है। जो अलग अलग है 5, जो स्टार्टिंग की अगर 5 है तो इस जो 5 के स्ट्रक्चर में क्या बात की गई है, 3+3+4, तो अलग अलग स्टेजेस, कौन से स्टेजेस हैं, कौन किस स्टेज में क्या क्लास है, क्या सिखाया जाएगा, तो इस सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको शॉर्ट में एनईपी 2020 भी कहते हैं, इसको 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। किस लिए? ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, कि शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति का आरंभ किया गया। और उस समय एक और चेंज किया गया कि जो एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st century which has replaced the 34 years old education policy NEP 1986। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट पॉलिसी थी। इससे पुरानी जो पॉलिसी थी वो 1986 की थी, जो कितनी साल पुरानी थी, 34 ईयर्स ओल्ड, 34 साल पुरानी पॉलिसी थी। ठीक है, तो आफ्टर 34 ईयर 2020 में एक नई पॉलिसी आई जिसमें नया एजुकेशन स्ट्रक्चर आया। ठीक है, the new NEP is based on 4 pillars which are access, equity, quality and accountability। कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसमें जो 4 पिलर कौन से हैं? एक्सेस, ठीक है, पहुंच, कि शिक्षा सभी तक पहुंचे। इक्विटी, जरूरत के हिसाब से, जिसको जैसी नीड है, जरूरत है, उसके हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए। क्वालिटी, एजुकेशन में गुणवत्ता होनी चाहिए। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अलग अलग लेवल पे जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, तो अलग अलग लेवल की बात करते हैं तो सब अपने काम के लिए अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, जवाबदेह होंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं इसके। इन दिस न्यू पॉलिसी द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, पुरानी अगर पॉलिसी की बात करें हम 1986 की, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर था स्कूल का, 10+2, कि 10 ईयर की एक नॉर्मल स्कूलिंग थी, ठीक है, और +2 उसके बाद बच्चों को ऑप्शन दिया जाता था कि अलग अलग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करने का। लेकिन अगर एनईपी 2020 की बात करें, ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया, 5+3+3+4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द 5+3+3+4 फॉर्मूला, कि ये सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है।
तो इसमें सबसे पहली चीज है कि इसमें 3 से लेकर 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ठीक है। और एक जो नई चीज है कि जो प्ले स्कूल, हम प्री स्कूल की बात करते हैं, अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में हम देखें प्री स्कूल चले आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये चीजें, ये जो सिस्टम था प्री स्कूल वाला अभी तक नहीं था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो प्री स्कूल है या प्ले स्कूल है, इसको भी शिक्षा के दायरे में लाया गया। ठीक है। तो जो नया स्ट्रक्चर क्या बना, 5+3+3+4, मतलब 3 से लेकर 18 ईयर्स तक की स्कूलिंग। तो जो प्री स्कूल था, ठीक है, उसको भी एक फॉर्मल शिक्षा के दायरे में लाया गया। पहले प्राइवेट में था लेकिन गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी ये स्ट्रक्चर जुड़ गया है, स्कूल जुड़ गए हैं। ठीक है। Under the new education policy, the structure of school education has been divided into 4 stages। कि अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो जो है 5+3+3+4 का जो ये अलग अलग स्टेज है। ठीक है। इसको जो स्ट्रक्चर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में, फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 ईयर का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से, +2 ईयर्स क्लास 1 और 2। ठीक है। उसका एज ग्रुप क्या है, 6 to 8। ठीक है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। सेकंड की अगर हम बात करें, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5 एज ग्रुप इसका क्या होगा, 8 to 11। अगर हम थर्ड की बात करें, मिडिल स्टेज, मध्य चरण। ठीक है। तो एज ग्रुप 11 to 14 और क्लास क्या है, 6 to 8। और अगर हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं, क्लास 9 to 12, एज क्या है, 14 to 18। तो ये जो 5+3+3+4 का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, ठीक है, और लास्ट का जो है सेकेंडरी स्टेज। तो हम ये जो 4 स्टेज है, एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो ये स्टेज 5 ईयर्स का है। ठीक है। इसमें प्री स्कूल प्लस जो प्राइमरी है क्लास 1 और 2, वो इसमें शामिल है। एज ग्रुप इसका क्या होगा, 3 to 8 ईयर्स। ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो ये कितने ईयर का है, 3 ईयर्स का है, क्लास 3 to 5। एज ग्रुप किसका क्या होगा, 8 to 11। मिडिल स्टेज की बात करें, 3 ईयर्स का है। ठीक है। क्लास क्या है, 6 to 8। एज क्या है, 11 to 14। और अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करें, 4 ईयर्स का है, 9 to 12 जो क्लासेस में आती है, और एज ग्रुप क्या है, 14 to 18। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, ये 3 ईयर से स्टार्ट होता है और 18 ईयर्स तक चलता है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर, जिसको आंगनवाड़ी, बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है, और 12th क्लास 18 ईयर्स की एज तक ये जो है स्ट्रक्चर कवर करता है। ठीक है। अब हम एक एक स्टेज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, जो 5 ईयर का है, 3 to 8 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है। दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर्स, ये चरण 5 वर्षों का होगा। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स, की ये 3 से लेकर 8 साल के आयु वर्ग के लिए होगा। ठीक है। द 5 ईयर ऑफ दिस फेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, की जो 5 ईयर का स्टेज है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स मतलब आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ठीक है, और 2 ईयर, ठीक है, इसको किस लेंगे हम, प्राइमरी। तो स्टार्टिंग की 3 ईयर जो है प्री स्कूल, और जो 2 ईयर है क्लास 1 to क्या हो गया, प्राइमरी। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले द इनिशियल 3 ईयर्स विल बी नोन एज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। जो 3 से लेकर 6 ईयर का जो स्टेज है, ठीक है, इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। इट विल बी द फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स, की ये 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3+2। तो 3 क्या होगा, ठीक है, 3 में क्या आएगा, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, जिसका एज ग्रुप क्या है, 3 to 6 ईयर। ठीक है। और अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो विल बी रिलेटेड टू क्लास 1 and 2, मतलब ये प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड होगा। इसमें क्लास क्या होगी, 1 and 2। ठीक है। और एज ग्रुप क्या होगा इसका, 6 to 8 ईयर। तो 3 to 8 ईयर्स जो है 5 ईयर्स का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 to 6 and 6 to 8।
पहला जो होगा प्री स्कूल एंड सेकंड जो होगा प्राइमरी, जिसमें क्लास 1 एंड सेकंड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, इन दिस फेज स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन द मदर टंग, कि इस चरण में मातृभाषा की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। कि एनईपी में कहा गया है कि जो प्राइमरी जो है, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो प्राइमरी बच्चों जो एजुकेशन है बच्चों को उनकी मदर टंग में दी जाए, क्योंकि मदर टंग में बच्चा जो भी चीजें सीखता है उसकी नॉलेज में जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस स्टेज में मदर टंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इन दिस फेज द चिल्ड्रन विल बी टॉट टू यूज द मदर टंग, कि इस चरण में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना सिखाया जाए, मातृभाषा में अपनी बात बोलना, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये चीजें सिखाई जाए। तो मातृभाषा मदर टंग को इस फेज में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो ठीक है, चिल्ड्रन विल बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू प्ले इन स्कूल लाइक एट होम, कि जैसे बच्चे घर में खेलते हैं उसी तरीके से स्कूल में भी खेलने के लिए, ठीक है, बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पे बच्चा खेल खेल में सीखे। तो बच्चों को एक तरह से घर जैसा माहौल देने की बात की गई है। ठीक है, in this phase the focus will be on the linguistic and learning development of the children through play based activity, कि इस फेज में प्ले वे मेथड के थ्रू, ठीक है, प्ले एक्टिविटी के थ्रू बच्चों की जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, सीखने पर और उनके भाषा के विकास पर जोर दिया गया है। किस तरह से? प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू, खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, चिल्ड्रन विल बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, होमवर्क एंड बैकलोड, कि जो 8 ईयर जो 5 ईयर का जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें कहा गया कि बच्चों पर किसी तरह का एग्जाम का, होमवर्क का या बैक का जो बोझ है, इस तरह का प्रेशर बच्चों पे नहीं डाला जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए खेलने की, खेल खेल में सीखने की। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें, प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 इयर्स का है, ठीक है, तो इट विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 3 to 5, कि इसमें कक्षा 3 से 5 में विद्यालय शिक्षा शामिल होगी। ठीक है, इट विल कवर द एज ग्रुप, इसमें कौन सा एज ग्रुप आता है? 8 to 11। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन विल स्टार्ट एंड चिल्ड्रन विल बी इंट्रोड्यूस टू बुक, कि इस स्टेज में जो फॉर्मल एजुकेशन है बच्चों की एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो वहां पे क्या था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की बात की जा रही थी, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। और अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें, ठीक है, 8 ईयर से लेकर 11 ईयर्स तक की, तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को स्टार्ट की जाए, जिसमें जो बुक्स हैं उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसमें ईवीएस की बुक्स होती हैं, लैंग्वेज की होती हैं, जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, ये जो चीजें हैं इन चीजों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इन दिस फेज ऑल्सो स्पेशल एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन मदर टंग, की इस फेज में भी मदर टंग मातृभाषा पे विशेष जोर दिया जाता रहेगा, और बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी उनकी मदर टंग में दी जाएगी। ठीक है, मेन फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि देखो प्रायोगिक अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर रट्टा की बात नहीं की जा रही है, बच्चा खुद से मतलब अपने एक्सपीरियंस से चीजों को सीखेगा, खुद से करके सिखाने पे ज्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि अगर चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया खुद से सीखने की। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है इसमें। द फोकस वुड शिफ्ट टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, कि देखो इस फेज में पहले अगर हम पुराना मेथड की बात करें तो टीचर पढ़ता था, एक एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू बच्चों को बताया जाता था, ठीक है, लेकिन अब एक नई चीज क्या आया है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, डिस्कवरी के थ्रू, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए डिस्कवर करने की, नई नई चीजों को खोजने की, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, और इंटरेक्शन, यहाँ पे 1 वे टीचिंग नहीं होगी, यहाँ पे 2 वे टीचिंग होगी। क्लास में बच्चों को मतलब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए एक इंटरेक्शन की। ठीक है, एक इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जहाँ पे टीचर अपनी बात बोले, बच्चे भी बोले, बच्चे आपस में डिस्कशन करें, तो डिस्कस करके चीजों को सीखे समझे। तो जो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का जो है, यहाँ पे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। The knowledge of the journal form of language will be given to these children,
ठीक है, टू द चिल्ड्रन, सॉरी, कि इस चरण में बच्चों के को भाषा के सामान्य रूप का ज्ञान दिया जाएगा। भाषा के सामान्य रूप का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, अपना बोलना, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, ठीक है, पढ़ना लिखना, तो भाषा का जो एक सामान्य रूप है, सामान्य प्रयोग है, वो करना बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मैथ्स न्यूमेरिकल स्किल्स, कि इसमें जो बेसिक मैथ है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ये चीजें हैं जो बेसिक मैथ से बच्चों को सिखाई जाएगी। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, ये चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी। ईवीएस, अपने आसपास की जो एक नॉलेज है, जनरल नॉलेज, तो इन चीजों को बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, 3 इयर्स का मिडिल स्टेज है, इसमें क्लास कौन सी आती है, कि इसमें क्लास 6 to 8 जो है शामिल है, और इसका एज ग्रुप क्या होगा, 11 to 14 इयर्स। ठीक है, अब इसमें एक नया चेंज क्या आ रहा है, द फोकस वुड बी ऑन क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय रोड, कि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत अच्छी चीज है, जहां पे रोड लर्निंग पे जो है बिल्कुल इसको आप कह सकते हो कि इसको हटाया गया है, रोड लर्निंग, और इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, ठीक है, खुद से एफर्ट्स करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज की अगर बात करें तो बच्चों के लर्निंग बाय रोड पे नहीं, ठीक है, रट कर सीखने पे नहीं, बल्कि खुद के एफर्ट से सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल ऑफ चिल्ड्रन, कि अब अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास की बात करें, तो अभी तक तो बेसिक लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज की जो बेसिक नॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में, ठीक है, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना। ठीक है, लिसनिंग राइटिंग रीडिंग। ठीक है, तो जो ये लैंग्वेज की जो स्किल है, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कि बच्चों को सही प्रकार से बोलना, सही प्रकार से लिखना, सही प्रकार से पढ़ना और सही तरीके से सुनना। तो ये जो लैंग्वेज की स्किल है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, चिल्ड्रन विल बी गिवन फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, की बच्चों को इस लेवल पे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और आर्ट एजुकेशन, इससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, ये चीजें भी बच्चों को सिखाई जाए। आर्ट के थ्रू उनकी क्रिएटिविटी, एंड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू फिजिकल फिटनेस, जो बहुत जरूरी है, तो ये चीजें भी बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन विल बी टॉट कंप्यूटर कोडिंग की, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो हर चीज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप चाहे बुक्स देखो, चाहे हर चीज देखो, नई नई एप्स आ रही हैं हर चीज के लिए, तो बच्चों को टाइम की डिमांड है, तो उनको जो कंप्यूटर की जो कोडिंग है, ठीक है, कंप्यूटर जो है, इनको सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि जो इनके लिए फ्यूचर में यूजफुल होगा। साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस विल बी चेंज टू मोर एक्सपेरिंशियल लर्निंग, कि विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान को अधिक अनुभवात्मक शिक्षा में बदला जाए। अभी तक जो भी हम बात करते हैं, गणित की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, और ठीक है, साइंस सोशल साइंस, ये चीजें बच्चों को अभी तक रटाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से सीखे, खुद से करे, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में डिटेल इकट्ठा करे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज क्या है कि एक नई हमें दिख रहा है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि जैसे क्लास में हम देखते हैं पुराना टीचर बोलता रहे, बच्चे हाँ, इस तरह से नहीं, बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, उसको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, 4 इयर्स का जो है, दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन 2 phases, कि इसमें 2 चरण है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 इसमें शामिल है। दो चरण कौन कौन से हैं, जो द फर्स्ट फेज विल बी 9 and 10 एंड सेकेंड 11 12, कि पहला कक्षा 9 और 10 होगा, और दूसरा 11 और 12। ठीक है, दिस फेज इन्वॉल्व्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, कि इसमें एक बहुविषयक अध्ययन शामिल है। बहुविषयक का मतलब है कि जब आप हमने देखा कि जब आप 10th के बाद 11th क्लास में जाते हो, तो अभी तक साइंस कॉमर्स आर्ट्स इस तरह की स्ट्रीम होती थी। ठीक है, आपको जो भी पसंद था, जो भी स्ट्रीम पसंद थी, आप जाके उसको लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो स्टडी है, ठीक है, एक अप्रोच है, उसकी बात की जाती है। लेकिन अब क्या चेंज आया इसमें, इसमें नया चेंज क्या आया, इसमें नया चेंज ये आया कि पहले, अगर हम पहले की बात करते हैं, कि जैसे मान लो मुझे मैथ्स पसंद थी बहुत, और मैथ्स के साथ एसएसटी पसंद थी, लेकिन
कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इस तरह के 3 एरिया थे। अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता। ठीक है, मैं साइंस लेता हूं तो मैं साइंस के साथ आर्ट्स नहीं ले सकता। लेकिन अब जो इस तरह की जो बाउंड्रीज हैं उसको खत्म कर दिया गया है। आप चाहे आप मैथ्स के साथ आर्ट्स पढ़ो, मैथ्स के साथ आप पोल साइंस पढ़ो, ठीक है, मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ो। तो अब जो एक तरह की जो बाउंडेशन थी इसको खत्म कर लिया गया है, और आप क्या कर सकते हो कि अपनी पसंद के हिसाब से जो सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, कि बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है इस लेवल पे और पढ़ सकता है। तो दिस लेवल विल एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इन द मेंटल प्रोसेस वंस मोर। कि इसमें अगर हम बात करें कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग हो, लेकिन क्रिटिकल हो, चीजों को सही सही तरीके से जाने, सही तरीके से समझें और फिर चीजों को अडेप्ट करें। ठीक है, तो इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो अगर हम एनईपी 2020 की अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जहां पर सिखाने पे नहीं सीखने पे जोर दिया गया है, टीचिंग पे नहीं लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्ले, ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो ये सारी जो बातें हैं एनईपी 2020 में की गई है। तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं कि इसमें 3 to 18 ईयर्स का जो एक पूरा स्टेज आता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 5 ईयर्स फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के 3 to 6 आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, और 6 to 8 क्लास 1 and 2। ठीक है, सेकेंड जो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 to 5, एज ग्रुप क्या है 8 to 11। सेकेंड मिडिल स्टेज, जिसका क्लास 6 to 8 और एज ग्रुप 11 to 14। और सेकेंडरी स्टेज जो फोर्थ स्टेज है, क्लास 9 to 12 और एज क्या है 14 to 18। कुछ बेसिक चीज अगर हम इसको फिर से जानते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 to 6 जो प्री स्कूल था उसको भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो एक चेंजेस जो देखने को मिलता है सेकेंडरी 11th-12th क्लास में, कि बच्चा 10th के बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। तो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, जो 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, और ये जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल की विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और हम जानेंगे इसके पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य या विचार के बारे में, और इसके कंसर्न जो इससे संबंधित जो चिंताएं हैं उसकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के बारे में कि है क्या। तो देखिए, जहां पे हम बात करें ना इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब क्या है कि क्लासरूम में, सेम क्लासरूम में जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों को एक साथ में पढ़ाया जाए। Inclusive education means that children with special need have to be educated in the same classroom with normal children so that there is no discrimination। क्यों दोनों को साथ में पढ़ाया जाए? ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव दोनों के बीच में ना रह जाए। दोनों बच्चे, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, स्पेशल बच्चे, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पेशल बच्चे कौन है, तो वो बच्चे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो फिजिकली बाकी बच्चों की तरह मतलब उनकी आप कह सकते हो कि शारीरिक रूप से वो ठीक ना हो, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल बच्चे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ही क्लासरूम में स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों को साथ में पढ़ाया जाए। स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल ना बनाया जाए।
क्योंकि उससे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। तो इसीलिए उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए, ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन, किसका इंक्लूजन? जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों का इंक्लूजन, दोनों को साथ में सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन डजंट एक्सेप्ट स्पेशल स्कूल्स और क्लासरूम। कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एक किसी स्पेशल स्कूल या स्पेशल क्लासरूम उसको ये स्वीकार ही नहीं करता, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो मतलब सेम क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे दोनों साथ में पढ़ेंगे। Under this, there is provision for providing education of all types of children together in the normal classroom। कि इसमें हर तरीके के बच्चे, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई नॉर्मल हो, सभी को एक क्लासरूम में, सभी को एक साथ में शिक्षा दी जाए, ताकि किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इससे क्या होगा, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, लव, इसको प्रमोट किया जाएगा, जो पीस के लिए, शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर। कि जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो मतलब क्या है, सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे, इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पेस ऑफ लर्निंग। बेशक से उनका पेस ऑफ लर्निंग मतलब सीखने की गति, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा सीखने में उसको टाइम लगता है। तो पेस ऑफ लर्निंग, सीखने की जो गति बेशक से अलग अलग हो, लेकिन दोनों को एक साथ में सिखाया जाए। Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners। की समावेशी शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू सभी बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। कि हर जगह इस तरह के अगर स्कूल खुले तो फिर जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो इसके लिए स्कूल है या नहीं है। कई बार जो हम देखते हैं फैमिलीज में, जो बच्चे हैं देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सही से चल नहीं सकते, वो स्कूल में अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो स्कूल वाले उनको मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। और कई बार स्कूल वाले एडमिशन ले भी लेते हैं तो वो बेचारे बच्चे क्लास में कोने में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए वो नहीं है, जो टीचर अलग से होने चाहिए वो नहीं है। लेकिन इस सारी जो बैरियर्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को खत्म करता है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो मतलब कि क्लास में सारे रिसोर्सेस होने चाहिए, ताकि सभी बच्चों को उनके पेस के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों को सिखाया जा सके, समझाया जा सके। तो इस तरह से जो एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन सभी बच्चों तक पहुंच सकती है, सभी बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये और ज्यादा मजबूत होगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल, निर्देशक सिद्धांत। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इंक्लूजन, समावेशन, तो किसका इंक्लूजन? नॉर्मल क्लासरूम, ठीक है, नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों का इंक्लूजन। बच्चा चाहे फिजिकली बिल्कुल ठीक हो या फिजिकली ठीक ना हो, स्पेशल बच्चा हो, चाहे बच्चा गरीब हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी एरिया का हो, सभी बच्चों का इंक्लूजन एक क्लासरूम में, सेम क्लासरूम में। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो पहला प्रिंसिपल क्या है, इंक्लूजन, कि सभी बच्चों को सेम क्लासरूम में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ाया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी बच्चों की रिस्पेक्ट की जाए। इक्वलिटी, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है क्लासरूम की, उसका सम्मान किया जाए, उसका रिस्पेक्ट किया जाए। ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं कि ह्यूमन होने के नाते सभी ह्यूमंस को जो लाइफ, जो राइट्स मिलते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। तो यहाँ पर भी हम ह्यूमन राइट्स में एक राइट जो आता है, राइट टू एजुकेशन का, तो सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। तो ह्यूमन राइट्स जो है, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो फुलफिल होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। जस्टिस, सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है, सभी बच्चों के
की रिस्पेक्ट की जा रही है, इक्वेलिटी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जस्टिस जो न्याय है उसको बढ़ावा मिल रहा है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे, स्पेशल बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, क्लास में सभी बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपना काम करने की, अलग अलग एक्टिविटीज है उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्लास के जो टास्क होते हैं वो बच्चों में डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी को म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब स्पेशल बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उससे क्या होगा, उसको मोरल जो करेज, नैतिक साहस मिलेगा। ठीक है, उससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास है, बढ़ता है। तो ये क्या हो गए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के समावेशी शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत की पूरा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक परिप्रेक्ष्य या शैक्षिक विचार कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात की जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण या सहयोगी, आप इसको कह सकते हैं सहयोगी अधिगम, जहां पर सभी बच्चे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से चीजों को सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, और उनमें टीचर भी बच्चों की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर लर्निंग तो हो रही है लेकिन एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की समस्या समाधान दृष्टिकोण, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दे दी जा रही है और बच्चे अपने एफर्ट से आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रॉब्लम मतलब कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाए, कोई टॉपिक रिसर्च के लिए दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चा उसका आंसर सर्च करेगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की गतिविधि आधारित शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, लर्निंग, टीचिंग। तो बेस क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू सीखने से जो नॉलेज होती है, बच्चों की स्किल डेवलप होती है, नॉलेज लॉन्ग टाइम के लिए उनके मेमोरी में बच्चों के आ जाती है। ठीक है, बच्चे चीजों को, जो भी चीजें सीखते हैं बच्चों को हमेशा वो याद रहती है। तो लर्निंग यहाँ पर किस तरह की है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाए ताकि बच्चों का स्किल डेवलप हो। अब देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए या नॉर्मल बच्चे, सभी के लिए स्किल डेवलपमेंट की, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई एजुकेशन एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो कोई हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों में क्या क्या स्किल है वो पता लगाया जा सके और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को आगे प्रमोट किया जा सके। आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत अंतर की पहचान करना, कि क्लास में अलग अलग बच्चे हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जब डिफरेंस का पता चलेगा तभी आप बच्चों को उनके नीड के हिसाब से एजुकेशन दी जा सकती है। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, जिससे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं ना, तो क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है सीखने की, कि चलो वो इतना अच्छे से सीख रहा है तो मुझे भी सीखना है, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन फॉर लर्निंग की, अगर हम इसके पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर लर्निंग के लिए मोटिवेशन मिलती है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम बच्चों को पता चलती है और बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता या जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज, ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वेज बाय लिविंग टुगेदर, की सभी बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो सभी बच्चे एक क्लासरूम में साथ रहते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से सीखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, की बच्चों में एक दूसरे के लिए सकारात्मक समझ का, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर, की बच्चों में एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता विकसित होती है। देखो एक क्लास है, एक बच्चा है बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा देख नहीं सकता, एक बच्चा सुन नहीं सकता, एक बच्चा ठीक से चल नहीं सकता, एक बच्चा जो है पुअर फैमिली से है। तो सभी बच्चे जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे के साथ एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को लेकर सभी बच्चों में जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो विकसित होती है।
द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव्स, कि इससे क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, कि अगर बच्चा एक ही क्लासरूम में आपस में मिलकर सीखेगा, एक दूसरे के साथ सीखेगा, अपने अपने तरीके से सीखेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसमें सुधार होता है। इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की जब हम यूई की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब एजुकेशन नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, सभी बच्चों तक पहुंचेगी, तभी तो सभी बच्चों तक जब एजुकेशन पहुंचेगी, तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच, तो ये जो गोल है इसको अचीव किया जा सकता है। और हेल्पफुल इन फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी सारे आर्टिकल हैं जो इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू फुलफिल होती है, कि सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंचेगी, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत अहम रोल निभाता है। अब बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो जो गरीबी है, जो पॉवर्टी का जो बैरियर है वो खत्म होगा, और इससे क्या होगा, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, के राष्ट्र के विकास में सहायक है, ठीक है। सोशल इक्वालिटी इज अचीव, कि सामाजिक समानता इससे प्राप्त होती है, और सोसाइटी गेट्स एम्पावर्ड एंड डेवलप, की जब सोसाइटी में सभी बच्चे, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, तो सोसाइटी क्या होगी, एम्पावर्ड होगी, मतलब सशक्तिकरण होगा, और सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। हेल्दी सिटीजनशिप डेवलप, कि हम कहते हैं ना कि स्कूल ही क्या है, सोसाइटी का मिनिएचर है, एक लघु रूप है। तो स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, मिलकर एक्टिविटी करेंगे, मिलकर सीखेंगे, और यही बच्चे जब सोसाइटी में जाएंगे तो यही लव, फ्रेंडशिप, सिंपैथी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसको प्रमोट करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी सिटीजनशिप, स्वस्थ नागरिकता का विकास होगा। पीस रिमेन्स इन द फैमिली, देखिए ऐसी फैमिली जहाँ पर बच्चे जो है फिजिकली फिट नहीं है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हमेशा घर वालों की एक टेंशन होती है कि बच्चा है, इसके लिए तो आसपास कहीं स्कूल नहीं है, तो ये पढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो आगे उनके फ्यूचर को लेकर फैमिली हमेशा परेशान रहती है। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन है, आपके घर के आसपास ही सभी बच्चों के लिए अगर शिक्षा की व्यवस्था होगी और बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो घर वाले भी निश्चिंत होंगे, घर में एक शांति होगी, चलो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आगे चलकर कुछ ना कुछ हमारा बच्चा जरूर कर लेगा, तो इससे भी घर में शांति बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसर्न प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की क्या समस्या है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, टीचर्स एटीट्यूड, शिक्षक का रवैया। आसपास हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, या पब्लिक स्कूल में, इन बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम पर इनको स्कूल में एडमिशन दे तो दिया जाता है। जैसे राइट टू एजुकेशन में कहा गया कि सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है, मना नहीं कर सकते, लेकिन जब ये बच्चे क्लासरूम में आते हैं, तो क्लासरूम में वहां पे देखते हैं कि टीचर्स का एक जो नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है, कि टीचर उन बच्चों को एक साइड में बिठा देता है, बाकी सभी बच्चों को पर ध्यान देता है, लेकिन सोचता है कि अब इसको कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, तो वो बच्चा क्लास में होते हुए क्लास से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। इसको, ये तो कुछ सीख नहीं सकता, बस इसको यहाँ पे बिठा दो, तो टीचर उसको सिखाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का एक नेगेटिव जो एटीट्यूड यहाँ पे जो है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न या प्रॉब्लम है। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर, की देखिए आजकल हम टीचर्स को देखते हैं, तो क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत सारे जो बच्चे हैं घर बैठे बैठे ही इस तरह के जो कोर्स हैं, टिचिंग कोर्स है, कर लेते हैं। तो जब घर बैठे बैठे चीजों को करते हैं, तो उनको जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती। तो इस तरह के बच्चों को सिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, वो चीजें उनको सही तरीके से पता नहीं हो पाती। जब क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग ही ठीक नहीं है, तो जब वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो बच्चे निकलेंगे, वो किस तरह से अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। मेथड्स यूज बाय टीचर, तो आज भी देखते हैं कि देखिए क्लास में बच्चा जो है, पेस ऑफ लर्निंग सबकी अलग है, सीखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू ही टीचर सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, जो नए नए मेथड्स हैं उसका यूज नहीं करते। रिजिड करिकुलम, ठीक है, रिजिड करिकुलम का मतलब है कि जो भी करिकुलम है, तो उसमें किसी तरह की चेंज की गुंजाइश नहीं है, कि सेम करिकुलम है, सभी बच्चे उसको
सभी बच्चों को उसको पढ़ना है। मान लो आप जो है मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, अगर हम इस तरह की बात करें तो एक चाहे स्पेशल बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चा है, सभी बच्चों के लिए वही सेम करिकुलम है। तो बच्चों की नीड के हिसाब से करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस की गुंजाइश, बदलाव की जो गुंजाइशें होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये चीजें नहीं होती तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, दुर्गम पहुंच, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई स्कूल जो है दूर दूर होते हैं, चाहे हिली एरिया में देखें, डेजर्ट एरिया में देखें, फॉरेस्ट एरिया में देखें, स्कूल घर से दूर होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। और स्कूल नोट सपोर्टेड की विद्यालयों की असमर्थता की कई बार स्कूल वाले भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमारे पास इनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, टीचर नहीं है, तो हम इनको एडमिशन नहीं दे सकते, अगर देंगे भी तो सिखाएंगे क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, कि स्कूल में चलो एडमिशन दे भी दिया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन स्कूल में उन बच्चों के लिए अलग से कोई रिसोर्सेस है ही नहीं सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो था प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या कंसर्न हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। अब टीचर का क्या रोल है, टीचर की क्या भूमिका है। टीचर शुड रियलाइज दैट ईच स्टूडेंट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की क्लास में हर एक बच्चा टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बच्चे हैं तभी आप हो। ही शुड वर्क टुगेदर विथ एवरीवन, उसे सभी बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और शिक्षकों में यह विचार करने की योग्यता होनी चाहिए कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाए, कि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज करानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को मजा आए, सभी बच्चे चीजों को सीखें। तो एक्टिविटीज जो होनी चाहिए अलग अलग बदल बदल कर होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी बच्चों को कराई जा रही है। स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए, ड्रामा भी होना चाहिए, म्यूजिक, डांस, ये अलग अलग सारी चीजें होनी चाहिए। खेल के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होने चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चा आपस में मिलकर सीखे। तो इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू असेस द स्किल, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, की शिक्षकों में योग्यता होनी चाहिए कि अलग अलग स्टूडेंट की जो स्किल है, जो जरूरत है, जो रुचि है, उसका आकलन कर सके, उसके बारे में जान सके। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप, कि शिक्षकों को एक समूह के सदस्य की भांति कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कि वो अपनी क्लास को एक फैमिली माने, एक ग्रुप माने और सबके साथ मिलकर काम करे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बच्चों को सिखाना। टीचर शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस, की शिक्षकों में लचीलापन, लचीलापन का मतलब है कि क्लास में बच्चों की नीड के हिसाब से, जो चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, वो चेंज करें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी टीचर की होनी चाहिए। और टॉलरेंस भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चों के साथ मिलकर टीचर काम कर सके। ही शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग टेक्निक्स एंड देयर यूज, कि उसे जो अलग अलग शिक्षण तकनीक है, आईसीटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज कर कर बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, इसका पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसके कंसर्न क्या है, इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, की जो अलग अलग डिसिप्लिन है, एरिया ऑफ स्टडी है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में, फिर हम जानेंगे कि इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में, और लास्ट में हम अपने पॉइंट पे आएंगे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, की अलग अलग डिसिप्लिन के जो लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, की अधिगम कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। जब हम
पैदा होते हैं तब से लेकर और लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक ये लर्निंग हमेशा चलती रहती है। ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन भर चलती है। इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू। किसका संबंध किससे है? ज्ञान, कौशल और मूल्यों के ग्रहण करने से है। कुछ सीखना, कुछ जानना, यही तो क्या है? लर्निंग है। इट एम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, की इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास करना है। जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो देखिए, लर्निंग तो हमने जान लिया, लेकिन लर्निंग इफेक्टिव कब होती है, प्रभावी कब होती है? व्हाट इज इफेक्टिव लर्निंग? तो लर्निंग प्रभावी कब होती है? इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन द डिजायर्ड लर्निंग गोल आर अचीव्ड थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की जब जिस उद्देश्य को लेकर, जिस पर्पस को लेकर बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, जब वो ऑब्जेक्टिव है, वो जो गोल है वो अचीव होने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, लर्निंग इफेक्टिव है। आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हो, उससे लग रहा है कि हाँ, बच्चा अच्छा से सीख रहा है, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, बच्चा सुनकर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि नहीं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफी इफेक्टिव है, बच्चे ठीक से सीख रहे हैं। और जब बच्चा सीखता है तो उसमें भी वो आत्मविश्वास झलकता है। तो कोई भी लर्निंग हम बात करें, इफेक्टिव तब होती है जब जिस जो गोल होता है उसको अचीव किया जाता है, वो अचीव होता है। इट मीन्स मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, कि इसका अर्थ है कि जो भी चीज सिखाई जा रही है, जिस पर्पज से सिखाई जा रही है, वो चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, की शिक्षार्थी के व्यवहार में संशोधन हो रहा है। दिस अकर व्हेन लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि यह तब होता है जब शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट लंबे समय तक जानकारी को बनाए रखता है। मतलब जो सीखता है उसके माइंड में लंबे समय तक के लिए वो रह जाता है, वो सीख जाता है, उसको याद हो जाता है। तभी तो हम कहेंगे कि लर्निंग इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग भी समझ में आ गई, इफेक्टिव लर्निंग भी समझ में आ गई। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, जैसे इस सब्जेक्ट में हमने स्टार्टिंग के वीडियो में भी हमने बात की थी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो ये अध्ययन के क्षेत्र हम देखते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी हो सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है। इसके अलावा हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये अलग अलग जो क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मेन वे टू कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, की इसके थ्रू जो स्टडी है उसको कंपाइल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम एक डिसिप्लिन की बात करें, हिस्ट्री, तो उसमें सारी जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, जो पास्ट में हुए, सारी की सारी जो इवेंट्स हैं उसमें आ गए। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे जो इवेंट है वो साइंस में इंक्लूड हो गए। मैथ्स की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जो नॉलेज है वो मैथ्स में इंक्लूड हो गई। तो क्या है कि इस सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी एक हम कहते हैं कि जो एरिया होता है, जो नॉलेज होती है, उसको क्या करता है? कंपाइल करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो अध्ययन को संकलित एवं व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका है क्या है? अनुशासन है, डिसिप्लिन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, की अलग अलग जो अनुशासन है, ठीक है, तो उनको जब सिखाया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर इस पर अपना असर डालते हैं। विभिन्न अनुशासनों के प्रभावी शिक्षण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स पर की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लर्नर रिलेटेड फैक्टर, कि शिक्षार्थी संबंधी कारक, अभी हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे एक एक करके। सेकंड क्या है? टीचर रिलेटेड फैक्टर, तो हम जानेंगे कि टीचर रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हैं। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी एक फैक्टर है। टीचिंग मेथड, टेक्नोलॉजी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर हैं। जब अलग अलग डिसिप्लिन की लर्निंग होती है, उनको सिखाया जाता है, तो ये सारे फैक्टर उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर ये चीजें एक पॉजिटिव वे में हो तो बच्चा बहुत ही अच्छे से चीजों को सीखता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में ना हो, बच्चों के हिसाब से ना हो, तो बच्चा चीजों को नहीं सीख पाता। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो लर्निंग पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन पर एक एक करके। तो सबसे पहले अगर लर्नर रिलेटेड फैक्टर की हम बात करते हैं, तो देखिए, आप एज ए टीचर जब आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं, ठीक है, तो बच्चा सीख रहा है कि नहीं,
वो आप पर भी डिपेंड करता है, आपकी टीचिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो बच्चों पर भी डिपेंड करता है। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि हो सकता है कि लर्नर का जो फिजिकली एंड मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक ना हो। अगर मान लो क्लास में बच्चा है कोई है, अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तभी तो आपकी बात को सुनेगा, तभी तो चीजों को समझेगा। लेकिन अगर फिजिकली फिट ना हो, मेंटली फिट ना हो, तो क्या होगा? आप कितने भी अच्छे से पढ़ाओ, कितने भी अच्छे मेथड का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन बच्चा नहीं सीखेगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, अगर लर्नर रिलेटेड फैक्टर की बात करें तो लर्नर का, स्टूडेंट का फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ अगर ठीक होगा तो बच्चा सीखेगा, नहीं होगा तो बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा, नहीं सीखेगा। इसके अलावा द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, किसी शिक्षार्थी की मूल क्षमता। तो देखिए, बच्चों का मान लो फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, उसमें बच्चों की रुचि भी तो होनी चाहिए। अगर उसका पोटेंशियल है तभी चीजों को सीखेगा, समझेगा, नहीं है तो नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा। इसके अलावा रेडीनेस एंड विल पावर, तत्परता और इच्छा शक्ति, कि जब भी कोई चीज बच्चों को सिखाई जाती है तो बच्चा उसको तभी सीखता है जब उसके लिए रेडीनेस, तैयार रहता है सीखने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति होती है। अगर रेडी नहीं रहेगा, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी, तो फिर वो चीजों को हाँ हाँ कर देगा, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा मोटिवेशन, अभी प्रेरणा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटिवेशन, मोटिवेशन से एक बच्चा जिसमें लो कॉन्फिडेंस होता है, टीचर बच्चों को मोटिवेट करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। बच्चों को मोटिवेट करके, अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी डिसिप्लिन में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर क्या करेगा? बच्चों को मोटिवेट करेगा, ठीक है, ताकि बच्चा और मेहनत से काम करे और शिद्दत से काम करे और सीखे। तो धीरे धीरे टीचर की मोटिवेशन से, तो मोटिवेशन क्या है, जैसे हम देखते हैं कि टायर, गाड़ियों का टायर देखो, साइकिल का टायर देखो, तो जब उसमें हवा कम हो जाती है, ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों का भी है, लो कॉन्फिडेंस होता है बच्चों का, मोटिवेशन कम हो जाता है, काम में मन नहीं लगता। तो जब जिस तरह से प्रेशर से उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि टीचर भी बच्चों को मोटिवेट करता है। तो जब एक अच्छा मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा तो बच्चा काम, जो पहले जितने एनर्जी लगा रहा था उससे डबल एनर्जी के साथ मेहनत करेगा और चीजों को सीखेगा, समझेगा। तो मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गोल, लक्ष्य की बात करते हैं तो देखिए, एज ए स्टूडेंट हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है, तभी आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं। अगर मान लो आपका कोई गोल ही नहीं हो, आपका कोई टारगेट ही ना हो, तो फिर आप एफर्ट उतना लगाओगे ही नहीं। तो इसलिए गोल का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है, जो लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा टीचर रिलेटेड फैक्टर, चलो अब मान लेते हैं कि लर्नर फिजिकली ठीक है, मेंटली फिट है, उसका इंटरेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन टीचर रिलेटेड फैक्टर भी है कि सिखाने वाला। तो सिखाने वाले के टीचर की बात करें, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि अगर टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होगा, विषय ज्ञान अच्छा होगा, तभी तो बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल दे सकता है, अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है। अगर मान लो टीचर की नॉलेज ही ना हो, ठीक ना हो, तो वो बताएगा क्या, समझाएगा क्या? ठीक है। टीचर्स बिहेवियर, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, एक कोऑपरेशन है, बच्चों के साथ मिलकर चल रहा है, तो बच्चे भी सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे भी सीखेंगे। लेकिन अगर टीचर का बिहेवियर ही क्लास में अच्छा ना हो बच्चों के साथ, टीचर बच्चों की रिस्पेक्ट ना करे, टीचर बच्चों के साथ ठीक से ना बोले, तो फिर बच्चे और टीचर के बीच में एक दूरी हो जाती है, तो बच्चे उतने अच्छे से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। पर्सनैलिटी देखिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। टीचर की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। टीचर जो भी बोले बच्चा उसको सुनना चाहे, टीचर की क्लास को बच्चा अटेंड करना चाहे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की, टीचर की क्लास मैनेजमेंट स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपने क्लास को मैनेज कर सके, क्लास पे कंट्रोल कर सके, ताकि जो भी वो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मान लो टीचर भी है, बच्चे भी हैं, सब ठीक है, टीचर अच्छे से सिखा रहा है, बच्चा अच्छे से सीख रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट ही अच्छा ना हो, क्लासरूम ही ठीक ना हो, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही ना हो, सीटिंग की ठीक से अरेंजमेंट ही ना हो, तो फिर क्या होगा?
सीखने सिखाने में दोनों में दिक्कत होगी। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा टीचिंग लर्निंग का तो सीखने में भी मदद मिलेगी, सिखाने में भी हेल्प मिलेगी। अगर ना हो तो दोनों में ही प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा टीचिंग मेथड, तो ये देखिए ये चीज डिपेंड करता है टीचर पे कि टीचर कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ा रहा है किन किन मेथड से पढ़ा रहा है। टीचर अलग अलग मेथड्स का यूज करेगा, डिस्कशन है, डिबेट है, क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटी है। तो अलग अलग मेथड्स का अगर यूज करके बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा तो हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में हो, बच्चा सीखे समझे। लेकिन अगर टीचर एक ही मेथड का सिर्फ यूज करे, सिर्फ लेक्चर लेक्चर लेक्चर, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बोर हो जाते हैं, उनका सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो टीचिंग मेथड भी डिसाइड करता है कि बच्चे को आप कितने अच्छे से सिखा रहे हो, कितने अच्छे से समझा रहे हो। आप देखते होंगे ना क्लास में कुछ टीचर हैं उनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ का आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्लास में बोर हो जाते हैं। तो टीचर का टीचिंग मेथड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कि आप जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करते हैं। एक टीचर की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लास की बात करें, क्लास जितनी वेल इक्विप्ड होगी, क्लास में जो टेक्निकल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने डिसिप्लिन को पढ़ाने में हेल्प मिलेगी, उतनी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ बच्चों को उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाए, ना बता पाए। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी मायने रखता है। अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा हो तो क्लास में टीचर को सिखाने में भी मजा आता है और बच्चों को सीखने में भी मजा आता है। बच्चे मन लगाकर सीखते हैं, टीचर मन लगा के पढ़ाते हैं। लेकिन अगर यही अपोजिट हो तो फिर क्या होगा, सीखने वाला ठीक से सिखाएगा नहीं, सुनने वाला ठीक से सुनेगा नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो बहुत जरूरी है कि जब क्लास होती है तो क्लास में जिस तरह से टीचर का पार्टिसिपेशन होता है उसी तरीके से स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तभी तो बच्चे उस क्लास के अपने आप को मेंबर समझेंगे और बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। आप अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ाओ, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर ये सारे जो फैक्टर हैं पॉजिटिव वे में होंगे तो टीचिंग लर्निंग अच्छी होगी, बच्चे अच्छे से समझेंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स अगर फेवर में नहीं है तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है और फिर हम इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। तो द चाइल्ड इज एट द सेंटर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके सेंटर में, केंद्र में कौन होता है, बालक, बच्चा। इसे बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो इस तरह की जो एजुकेशन, इस तरह की जो अप्रोच है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, चाहे एक्टिविटीज़ की बात करें, उसको तैयार किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, बच्चों को इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। इसलिए इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इट अलाउज चिल्ड्रन टू लर्न एट देयर ऑन पेस, कि यह बच्चों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। तो इसमें जब हम बात करें कि इसमें बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, नीड है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें बच्चों को अपने पेस से सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर टीचर का काम क्या है, यहाँ पे टीचर का काम है कि बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि बच्चों को इस तरह से क्लास में अपॉर्चुनिटी देना, उनको अवसर देना, उनको फ्रीडम देना, ताकि बच्चा खुद से करके सीखे। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पर जो सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे की खुद की है।
टीचर सेंटर्ड में तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में जो सीखना है, अपनी लर्निंग जो है उसको क्रिएट करना, उसका निर्माण करना, वो बच्चे का काम है। टीचर का काम सिर्फ बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेक्स लर्निंग रिलेवेंट एंड फन, कि बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को प्रासंगिक और मनोरंजक बनाती है, क्योंकि इसमें बच्चों के नीड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो तैयार की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसलिए इससे लर्निंग क्या हो जाती है, और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है और मनोरंजक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसा अप्रोच जिसमें बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके एज को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही जो सारा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तैयार किया जाता है। चाहे करिकुलम की बात करें, चाहे टीचिंग मेथड्स की बात करें, चाहे एक्टिविटीज की हम बात करें। शिक्षक विद्यार्थी को अपने तरीके से अन्वेषण करने और सीखने में मदद और मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का। इन दिस द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, रिसोर्स पर्सन एंड गाइडेंस। ठीक है, कि इसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, संसाधन और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दिस हेल्प स्टूडेंट टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो इससे क्या होता है कि जब यहाँ पर सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे। मतलब अब उनको अपनी लर्निंग के लिए टीचर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि बच्चा अपने एफर्ट से चीज़ों को सीखेगा, चीज़ों को जानेगा। इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें बच्चों की स्वायत्ता और स्व निर्देशित शिक्षा पर एक केंद्रित है। तो यहाँ पे जब बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सीखने की, एक्टिविटीज की, तो इससे क्या है, बच्चों को एक ऑटोनॉमी मिल रही है, उनको एक फ्रीडम मिल रही है, और इससे क्या है, बच्चा खुद से करके सीख रहा है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्व निर्देशित शिक्षा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह की अप्रोच को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलो आपको ये समझ में आ गया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या, लेकिन इसको किस तरह से क्लास में, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसे लागू करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला, क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम, की एक सकारात्मक और सहायक कक्षा बनाए, कि एक इस तरह की क्लासरूम जहां पर बच्चों को सीखने की, बोलने की पूरी अपॉर्चुनिटी हो, और उसमें क्या हो, सपोर्टिव क्लासरूम है जहाँ पर टीचर बच्चों को सपोर्ट करें सीखने में, और बच्चे भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, और पॉजिटिव जहाँ पे क्लास में सभी मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एनकरेज स्टूडेंट चॉइस एंड वॉइस, तो विद्यार्थियों को अपनी पसंद की एक्टिविटीज, चाहे हम असाइनमेंट की बात करें, ठीक है, चाहे हम एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपनी पसंद की एक्टिविटीज कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और वॉइस मतलब अपनी बातों को सबके सामने रख सके, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके। तो एनकरेज स्टूडेंट चॉइस एंड वॉइस, की बच्चों की पसंद और आवाज को प्रोत्साहित करें। प्रमोट स्टूडेंट लेड लर्निंग, की विद्यार्थी नेतृत्व वाली शिक्षा को बढ़ावा। तो स्टूडेंट लेड लर्निंग जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, टीचर का रोल हो जाता है सेकेंडरी, प्राइमरी है बच्चों का। टीचर का काम है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को फ्रीडम देना, बच्चों को प्रॉब्लम एक देना। प्रॉब्लम का मतलब है कोई क्वेश्चन, कोई एक्टिविटी, कोई असाइनमेंट, और बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को करेगा, जानेगा, सीखेगा। तो इट प्रमोट स्टूडेंट लेड लर्निंग, की इसमें क्या है, विद्यार्थी नेतृत्व वाली शिक्षा को बढ़ावा देना। तो क्लास में टीचर इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है जहां पे बच्चा खुद से करके चीजों को सीखे। अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की अनुमति देना, कि बच्चा अपने पेस के हिसाब से सीख सके, और बच्चों की एज लेवल को ध्यान में रखकर, बच्चों की जो लर्निंग, जो एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखकर बच्चों को असाइनमेंट देना, बच्चों को एक्टिविटी देना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चों के नीड, इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके। ठीक है, रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट्स यूनिकनेस, की हर बच्चा हम मानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो इसी यूनिकनेस का रिस्पेक्ट करना है क्लास में। एनकरेज कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन, की क्लास में कोऑपरेशन, सहयोग को प्रोत्साहित करें, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को नहीं।
एनकरेजिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन, कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान और निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग के लिए उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। बात केंद्रीय शिक्षा की आलोचनात्मक परीक्षा। तो देखिए, जब हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें समझने की जरूरत है कि एक उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और दूसरा क्या है उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, इसके लाभ की बात करें। तो अगर हम एडवांटेजेस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बाल केंद्रीय शिक्षा के लाभ को देखें, जब बच्चों को अपनी रुचियों को तलाशने का अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो उनमें स्वतंत्रता, फ्रीडम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो जब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, तो एक बच्चे की लगता है कि नहीं, अब जो लर्निंग है हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हमें अच्छे से करना है। इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। तो इससे क्या है कि बच्चों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने को प्रोत्साहित करते हैं। टीचर का काम क्या है? बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि उनके सीखने में हेल्प करना। तो यहाँ पे लर्निंग की जो ओनरशिप किसकी हो जाती है? बच्चों की हो जाती है। तो यहाँ पर क्लास में बच्चे हैं, एक्टिव रोल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिवली क्लास की जो एक्टिविटी है उसमें एंगेज होते हैं, एफर्ट्स करते हैं, चीजों को सीखते हैं। और इस तरह की जब हम खुद से करके सीखते हैं तो इस तरह की नॉलेज हमारे माइंड में, मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए आ जाती है। यह उन्हें आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? इट हेल्प देम टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता, देखिए रचनात्मकता कब इसको हम किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है? रचनात्मकता और कल्पना, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जब बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए सोचने की, काम को करने की, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, इमेजिनेशन पावर उनकी डेवलप होगी। अदरवाइज अगर हम बच्चों पर अपनी ही चीजें फोर्स करेंगे तो कुछ चीजें मतलब खुद से सोच नहीं पाएंगे, खुद से इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे इनकी जो ये बच्चों की एक क्षमता है उसको हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं। यहाँ पर जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो डेवलप हो रहा है क्योंकि उनको उतनी फ्रीडम दी जा रही है करने की, सीखने की। इससे अधिक सफलता और आत्मविश्वास मिलता है। बिल्कुल मिलता है। जब किसी को फ्रीडम मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बच्चों का बढ़ता है और उससे क्या होगा? वो सफल भी होते हैं। दिस अप्रोच कैन हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप अ लव ऑफ लर्निंग। तो इससे क्या होगा? बच्चों में सीखने के प्रति एक प्रेम की जो भावना है वो विकसित होगी। बच्चों का लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और स्पेशल नीड, की जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, इससे उनको भी आसानी होती है सीखने में। तो ये उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। इट हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। तो इससे क्या होगा? बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो इस तरह की हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों की नीड के हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से जब उनको सिखाने की बात करते हैं तो ये हर तरह के बच्चों के लिए, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, सभी के लिए फ्रूटफुल, लाभदायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, कि इसके क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, या सीमाएं हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता देने से कक्षा क्या होती है? कई बार अव्यवस्थित या शोर युक्त हो सकती है। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब क्लास में बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, ठीक है, और बच्चा उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो, उतना जिम्मेदार ना हो, तो इस अपॉर्चुनिटी का जो बच्चे हैं एक गलत तरीके से यूज करेंगे कि क्लास जो है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अव्यवस्थित हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी और शोर काफी नॉइजी हो सकती है। दूसरा, इससे क्या होगा? क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बिकम अ बिग इशू फॉर द टीचर। तो इससे कक्षा प्रबंधन या क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि अगर क्लास ही इनडिसिप्लिन है तो बच्चा वो कंसंट्रेट करके सीख नहीं सकता।
अब क्लास में ये तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही जो है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझें और बिल्कुल क्लास एक डिसिप्लिन तरीके से एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें और सीखने पे फोकस करें। कई बार बच्चा जो है इस तरह की, जब बच्चों को फ्रीडम मिलती है तो उसका मिस यूज भी करने लगते हैं। तो अधिगम की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को देने से विद्यार्थी कहीं महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाते हैं। कि हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, टीचर भी है। टीचर बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। बच्चे हर बच्चे में इतनी, वो हम नहीं कहते कि इतनी क्षमता है कि वो खुद से कर सके, खुद से सीख सके। तो ऐसे में टीचर जो है एक सोर्स होता है बच्चों के लिए नॉलेज का। तो कई बार ये भी होता है कि अगर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कुछ बच्चे तो खुद से करके सीख जाएंगे, बाकी बच्चे का क्या होगा। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, उससे बच्चे वंचित रह जाएंगे। दिस अप्रोच में नॉट बी आइडियल फॉर स्टूडेंट हु प्रिफर टू वर्क अलोन। कि यह, जब हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर सीखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये उतना फायदेमंद नहीं है जो खुद से कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही चीजें कर सकता हूँ, मुझे किसी और की नीड की जरूरत नहीं है। मैनी स्टूडेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न ऑन देयर ऑन। कि बहुत से विद्यार्थियों को स्वयं से सीखने में कठिनाई होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको सीखने के लिए दूसरे की हेल्प, टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इस सारी जो काम है बच्चों को कहने की नहीं तुम खुद से करके सीखो, तो बच्चों को कठिनाई तो होगी, तो वहां पे टीचर्स की हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम फॉर स्टूडेंट्स, सो इट डिफिकल्ट टू अचीव करिकुलम टारगेट्स। की देखिए आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग क्लासेस में, तो में एक टारगेट बहुत बड़ा होता है कि टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करना। लेकिन जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो इसमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए हम इसको कहते हैं टाइम टेकिंग होता है। तो उतनी बच्चों के पास टाइम होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ये है कि टाइम टाइम हर वीक में, हर मंथ में इतना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। कि अच्छा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लेकिन उतना टाइम भी तो मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में जाना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात की कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, उनको शामिल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज या कार्यान्वयन रणनीतियां कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में कि होती क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनको शामिल करने के लिए कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज या कार्यान्वयन रणनीतियां होती हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले जब हम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज या ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज, के ज्ञान के या अध्ययन के विविध क्षेत्र। तो ये अध्ययन के अलग अलग क्षेत्र कौन से होते हैं? तो चाहे हम अलग अलग जो विषय होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। साइंस हो गया, एक अलग एरिया हो गया, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी। तो इस तरह से हम देखते हैं स्कूल्स में जो ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो ये क्या है? ये अध्ययन के अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से आपको हम एक बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो कैलकुलेशन, ठीक है, आपकी लाइफ को इजी बनाता है। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो इसमें चाहे हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं, विजुअल आर्ट की बात करते हैं, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करता है। सोशल साइंस की बात करते हैं तो आपको सोशली अवेयर करता है। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हर चीज के पीछे का एक लॉजिक। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो है क्या है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, जो अपने आप में जब इनको पढ़ते हो तो आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, आप अलग अलग एरिया को जानते हो, अलग अलग एरिया को समझते हो। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज। ज्ञान का इनमें से प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए एक विशिष्ट तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो इनको हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया है सबको, चाहे पढ़ाने के तरीकों की बात करें वो अलग अलग होते हैं, टीचिंग मटेरियल की बात करें, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, कार्यान्वयन रणनीतियां क्या है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लगातार पुरस्कृत करने की एक प्रक्रिया है जो शिक्षकों और विद्यार्थियों के पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, हेल्प करती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली रिफाइनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब हम इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, कार्यान्वयन रणनीतियां की बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, ठीक है, जब हमें पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिफाइन किया जा सके, उसको पुरस्कृत किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली रिफाइनिंग टीचिंग लर्निंग विच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्रोफेशन ग्रोथ ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, उसको रिफाइन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, ताकि चाहे हम टीचर की बात करें चाहे स्टूडेंट की बात करें, उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प की जा सके। तो इसलिए इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, ताकि जो भी टीचिंग लर्निंग की जो हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग जो एरियाज ऑफ नॉलेज है, चाहे हम मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, आर्ट्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो उसको किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अलग अलग हम देखते हैं कि जब स्कूल में हम जाते हैं तो अलग अलग लेवल है, हम प्री स्कूल की बात करते हैं, फिर प्री प्राइमरी या प्री स्कूल आप कह सकते हो, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी की बात करते हैं, हम सेकेंडरी की बात करते हैं, हायर सेकेंडरी की बात करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। तो जब हम एक एरिया की बात करते हैं, हम मैथ्स की बात करते हैं, तो मान लो जो प्री प्राइमरी है उस लेवल पे किस तरह की मैथ्स पढ़ाई जाए, प्राइमरी में किस तरह की मैथ्स पढ़ाई जाए, सेकेंडरी में किस तरह की मैथ्स पढ़ाई जाए, सीनियर सेकेंडरी में किस तरह की मैथ पढ़ाई जाए, मैथ्स का कौन सा हिस्सा किस लेवल के लिए लिया जाए, कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए, किन किन तरीकों से बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजीज हैं, अलग अलग लेवल पे किस तरह की बुक्स होनी चाहिए। तो देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, की इनका उद्देश्य क्या है, शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता को और बढ़ाना। अब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले जब हम ज्ञान के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, जब उसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, हम एक स्ट्रेटेजीज के साथ किस तरह से उसको हमें करना है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस लेवल की एजुकेशन के लिए, ठीक है, हम जो ज्ञान के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, आर्ट्स है, तो किस लेवल पर उसका कितना हिस्सा शामिल किया जाए। ठीक है, अगर मान लो मैथ्स हमें एक प्री प्राइमरी की बात करते हैं, केजी नर्सरी की बात करते हैं, उस बच्चों को पढ़ाना है, तो उस पर मैथ्स का क्या लेवल होना चाहिए, मैथ्स की कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल किया जाए, उसमें बच्चों को क्या क्या बताना चाहिए, प्राइमरी में क्या बताना चाहिए, सेकेंडरी में क्या बताना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी में क्या बताना चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्तर का निर्धारण किया जाए। आपने शिक्षा के स्तर का निर्धारण कर लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि उस स्तर पर उस लेवल पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर डिटरमाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे का निर्धारण, कि अगर हम चाहे प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, चाहे सेकेंडरी की बात करें, तो डिटरमाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इसमें हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें, ग्राउंड की बात करें, क्लासरूम्स की बात करें, लैब की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा डिटरमाइनिंग टॉपिक्स की विषयों का निर्धारण, चलो हमने शिक्षा के स्तर का निर्धारण कर दिया, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव भी हमने डिसाइड कर ली कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने बात कर ली। इसके अलावा कि
कौन कौन से अलग अलग लेवल पे कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों को, कौन कौन से जो विषय हैं, कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाए। प्राइमरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, सेकेंडरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाए। हर लेवल पे मैथ्स पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या एक ही होता है? नहीं, अलग अलग लेवल पे उनकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, कंटेंट होता है, हमें वो चीजें उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों का जिस तरह से उनका मेंटल आप कह सकते हो लेवल होगा, मानसिक स्तर होगा, उसी हिसाब से जो टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उसका निर्धारण करना चाहिए कि किस तरह पर बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। डिटरमाइनिंग द यूजफुलनेस ऑफ द टॉपिक, कि जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसका क्या यूज है बच्चों की लाइफ में, किस तरह से उस सब्जेक्ट को बच्चा अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकता है, अपने आसपास की दुनिया को उस सब्जेक्ट के थ्रू जान सकता है। ठीक है। डिटरमाइनिंग कोर्स कंटेंट, मान लो जैसे मैथ्स ले लिया या लैंग्वेज ले लिया, ठीक है, तो जब एक कोर्स ले लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया, तो उसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या बच्चों को सिखाना है, इस चीज को भी क्या करना है, डिसाइड करना है। ठीक है। स्ट्रेटेजीज बनानी है। डिटरमाइनिंग द टीचिंग मटेरियल, कि शिक्षण सामग्री का निर्धारण, कि किस लेवल पर कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाए। टीचिंग एड्स की बात करें, चार्ट पेपर की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कौन कौन से टीचिंग मटेरियल किस लेवल पे यूज करना चाहिए। डिटरमाइनिंग मेथड्स एंड एक्टिविटी, कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज किस किस लेवल पे कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाए। डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, की अलग अलग लेवल पे टीचर की क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, ठीक है, उसको टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज की, इसको किस तरह से, किस स्ट्रेटेजीज के थ्रू इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेटेजीज की बात करें, कि सबसे पहले देखना है कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन उस लेवल के क्या होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक पे कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए, उसकी क्या फुलनेस होनी चाहिए, टीचिंग जो मटेरियल है क्या क्या होना चाहिए, मेथड्स एंड एक्टिविटी कौन कौन सी होनी चाहिए, टीचर्स का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है। तो एक एक अगर हम पॉइंट्स की बात करें इनमें से, तो सबसे पहले जब डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या है कि शिक्षा के अलग अलग स्तर होते हैं, चाहे हम प्री प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें। तो इसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण करना शामिल है कि ज्ञान के विशेष क्षेत्र को शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किया जाए, कि जो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज है, अलग अलग क्षेत्र है, इसको किस लेवल पे शामिल करना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो this include determining the objective of specific areas of knowledge while including them at the different level of education, कि जब ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जब शामिल करते हैं तो उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि जब हम मान लो मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर हम एरिया, हम चाहे प्राइमरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो जब हम उसको शामिल कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग में, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसको क्यों शामिल कर रहे हैं, हम उसके थ्रू बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शामिल करते समय विद्यालय में जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका निर्धारण करना, कि स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है। स्कूल बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसे होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों के लिए होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। फिर डिटरमाइनिंग द टॉपिक, इसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण करना शामिल है कि बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ज्ञान के किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि प्री स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे टोटली सारी जो चीजें होती हैं एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो फर्स्ट क्लास में बच्चों को लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम मैथ्स की बात करें, ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। फिर बच्चा जब थर्ड क्लास में आता है तो उसको धीरे धीरे
पढ़ने लगता है, समझने लगता है, तो उसको ईवीएस और इस तरह के सब्जेक्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हम स्तर की बात करते हैं, तो बच्चों के जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए ज्ञान के किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए। फिर डिटरमाइनिंग कोर्स कंटेंट की जब हम बात करते हैं कि इस लेवल पे, ठीक है, हम प्राइमरी की बात करते हैं, हम सेकेंडरी की बात करते हैं कि मान लो उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स होनी चाहिए, 6 से लेकर 10th क्लास तक मैथ्स होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, सोशल साइंस होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, एरियाज ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसमें बच्चों को पढ़ाना क्या है, 6th में क्या पढ़ाना है, 7th में क्या पढ़ाना है, 8th में क्या पढ़ाना है, तो कोर्स कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग द यूजफुलनेस ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक या जो भी अलग अलग जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उसकी बच्चों की लाइफ में क्या यूजफुलनेस है, उनसे बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा और उनकी बच्चों के जीवन में क्या उपयोगिता है, इस चीज का भी निर्धारण करना। इसके अलावा डिटरमाइनिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल की शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसका निर्धारण करना, कि इसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण करना शामिल है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों के अध्ययन हेतु किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राइमरी हम लेवल पे किन किन मटेरियल का यूज कर सकते हैं, प्री प्राइमरी लेवल पे किन का, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में। तो किस स्तर के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री अधिक उपयोगी रहेगी, फ्रॉम विच टीचिंग मटेरियल कैन स्टूडेंट लर्न विद इंटरेस्ट, के किन किन शिक्षण सामग्रियों से विद्यार्थी रुचि के साथ सीख सकते हैं। इसके अलावा डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज के अलग अलग लेवल पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आ जाए, बच्चा फन के साथ चीजों को सीख सके, चीजों को जान सके। विच एक्टिविटी विल बी मोर यूजफुल फॉर विच लेवल, कि किस स्तर पर कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी रहेगी, और थ्रू विच एक्टिविटी कैन स्टूडेंट लर्न विथ मोर इंटरेस्ट, की किन गतिविधियों के द्वारा बच्चा अधिक रुचि के साथ चीजों को सीख सकता है। फिर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, कि अलग अलग लेवल पे टीचर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज एंड स्किल दैट टीचर शुड हैव फॉर डिफरेंट लेवल, की अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षकों में कौन कौन से आवश्यक गुण या कौशल होने चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में, कि स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज हैं, उनको जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको शामिल किया जाता है तो उसके पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, कार्यान्वयन रणनीतियां होती हैं। तो डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लेवल को डिटरमाइन करना, निर्धारण करना, फिर ऑब्जेक्टिव को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर टॉपिक्स को, ठीक है, फिर उसकी यूजफुलनेस क्या है, और अलग अलग जब विषय की बात करते हैं तो उस विषय का अलग अलग लेवल पे क्या कोर्स कंटेंट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में क्या कोर्स कंटेंट होना चाहिए, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या, सिक्स्थ में क्या, सेवंथ में क्या, और फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उस कोर्स को पढ़ाने के लिए क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या मेथड्स एंड एक्टिविटीज होनी चाहिए, और टीचर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन या स्किल होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।